की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, यानी कि जो सभी पूरे पार्ट में जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या देखेंगे, 9 इंपॉर्टेंट परिभाषा देखेंगे जो पेपर में आई हुई है, सब अनसार्ड पेपर से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं परिभाषा? 9 अनसार्ड पेपर से। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर वाले, ये भी अनसार्ड पेपर से लिए हैं। 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर का कोई न्यूमेरिकल आया हुआ, कोई 3 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, क्या देखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ये भी अनसार्ड पेपर से न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इस पार्ट से 100% आएगा, इसी में से देख लेना। भले यानी कि भले न्यूमेरिकल फंसेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल फंसेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर 5-5 नंबर वाले फंसेंगे, और परिभाषाएं फंसेंगे, न्यूमेरिकल भी फंसेंगे, इसी बार नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी आए हुए न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, पेपर में अनसार्ड पेपर से इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फालतू के नहीं, परिभाषाएं, फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और फिर देखेंगे इनको न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में। ठीक है, इनको 100% अच्छे से तैयार कर लेना। अगर इस चैप्टर से कोई आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा देखिए, पहली परिभाषा क्या है, ये भी पेपर में बहुत बार आ चुकी है। क्या है हमारे पास परिभाषा पहली? विशिष्ट चालकता क्या है? क्या विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक तथा विभव क्या है? ठीक है, आपको ये परिभाषा मत रटना, सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं उसको याद करना। ठीक है, देखिए क्या होती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मत याद करना, ये फार्मूला याद कर लेना। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/रो। रो क्या है हमारे पास? विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है हमारे पास? रो क्या है हमारे पास? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध क्या है हमारे पास? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए इससे परिभाषा बनाएंगे। यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होती है हमारे पास? 1/रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे बना, देखिए व्युत्क्रम लिखा हुआ है, 1/, मतलब व्युत्क्रम देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 का व्युत्क्रम आपसे पूछे क्या होता है? 1/2, इसलिए व्युत्क्रम कहते हैं। तो रो लिखा, उसका व्युत्क्रम कर दिया। तो किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। यही लिखी हुई है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एक ही बार आपको परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, 9 परिभाषा बड़ा सिंपल तरीके से समझाएंगे। अब लिखिए सिंपल भाषा में, देखिए इसका मात्रक क्या होता है? O इनवर्स मीटर इनवर्स। चूँकि हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपने पढ़ा हुआ बताया था, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसका उल्टा लिखा हुआ है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। इसको उल्टा ऊपर ले जाइए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको यह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रति ओम मीटर स्टार से भी ले सकते हैं। ये मात्रक होता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी बीमा याद कर लेना। यहाँ पर बीमा क्या बीमा क्या है हमारे पास? एम की पावर -1 एल की पावर -3 TQ² ठीक है, एक है हमारे पास, इसकी बीमा है, यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, ज़्यादातर बीमा पूछी नहीं जाती, लेकिन याद कर लेना, बाई चांस आ जाए फिर क्या करेंगे आप। फिर देखिए धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखिए। देखिए धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो पहले पहले देखिए यहाँ पर, तो देख लीजिए परिभाषा, इसी को पहले देख लीजिए क्या होती है धारा घनत्व की परिभाषा। देखिए किसी चालक, क्या लिखा होगा? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मूला यहाँ पर क्या लिखा हुआ? जे बराबर क्या लिखा हुआ है? जे बराबर क्या होता है? I/A। आई क्या है हमारे पास? धारा है, ए क्या है? क्षेत्रफल। इसीलिए यहाँ पर इसके आगे क्या होगा? 1 होगा। तो क्या लिखेंगे? किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर यहाँ पर समझिए, देखिए इसकी परिभाषा इससे बनाना। जे बराबर क्या होता है? I/A, उसको मत पढ़िए। देखिए जे बराबर क्या होता है? I/A होता है। देखिए समझिए, किसी चालक में जरूर लिखना, यानी किसी चालक में धारा कहाँ? धारा में, किसी चालक में किसी बिंदु प्रति एकांक इसके आगे क्या होगा? जस्ट 1 होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या है? प्रति एकांक, या लिखिए डायरेक्टली लिखिए, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। देखिए प्रति एकांक, इसके आगे क्या होगा? एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को कहते हैं, धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इस टाइप से हमको परिभाषा बना देनी है। यहाँ पर इस रटना वाली जे बराबर I/A, इससे बनाना, प्रति एकांक लिखना। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इस तरह से हमको परिभाषा बना दी, वही लिखी हुई है। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को इस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, राशि भी पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसका मात्रक क्या होता है? धारा करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या? मीटर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है? AL-K2। ठीक है, इस टाइप से इसकी परिभाषा लिख देंगे। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट देखेंगे परिभाषा हम।
फिर देखिए अनुमीत, देखिए 100% इस बार छपेगी, देख लेना, ध्यान रखना। देखिए ये हर साल चूंकि कभी मिस ही नहीं होती। अनोमी 2022 में भी आई है, 2023 में भी आई ओमी अनोमी, ठीक है। इनके ग्राफ तो 100% आते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए परिभाषा 2023 में किस टाइप से आएगी, अनोमी चालक तरीके। अनोमी चालक क्या है, अनोमी, देखिए लिखिए अनोमी परिपथ, अनोमी परिपथ या अनोमी प्रतिरोध। अनोमी प्रतिरोध क्या होता है, इस टाइप से आ सकती है। देखिए बे विद्युत परिपथ, अथवा यह आ सकता है बे विद्युत चालक, अथवा या बे विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। घूम फिर कर वही परिभाषा लिखनी है, कभी चालक में आ जाती है अनोमी चालक क्या है, कभी अनोमी प्रतिरोध क्या है, कभी अनोमी परिपथ क्या है, ठीक है। इस टाइप से परिभाषा आती है बार बार। और 2023 में आई थी शायद अनोमी चालक, यानी अनोमी चालक या अनोमी परिपथ आई थी, ठीक है, 2023 में। अब ग्राफ बनाने के लिए 100% आता है। ग्राफ दिया, ग्राफ लिख खींचिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ग्राफ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए अनोमी परिपथ, अनोमी मतलब क्या होता है, अनओमी, यानी कि ओम का नियम का जो पालन नहीं करते हैं। अनोमी से शब्द से ही लग रहा है अनओमी, यानी कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनोमी कहते हैं, वही लिखा हुआ देखिए। बे विद्युत परिपथ, परिपथ अथवा चालक, चालक अथवा क्या लिखेंगे यहाँ पर, अथवा प्रतिरोध ले सकते हैं। बे अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए बी तथा आई के में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता है, ठीक है। इनके भी जब खींचेंगे, मतलब ग्राफ खींचेंगे वो सरल रेखा में डायरेक्टली इस टाइप सीधा नहीं जाएगा, इस तरह टेढ़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिख भी दिया है यहाँ पर, सरल रेखा में नहीं होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण दीजिए, उदाहरण भी देना है आपको, दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमने 2-3 लिख दिए। देखिए टॉर्च का बल्ब लिख देंगे यहाँ पर, ट्रांजिस्टर लिख देंगे, डायोड का बल्ब लिख देंगे, थर्मिस्टर लिख देंगे। आप 2 लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लेना, 2 लिख लेना। इस टाइप से इसकी आपको परिभाषा लिख देनी, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। अनोमी ओमी परिपथ की परिभाषा है, क्योंकि ये हर साल हमने देखा है आई आंसर पेपर में बहुत बार आ चुकी है। इसका ग्राफ आ चुका है और परिभाषा आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। क्या हमारे पास इधर क्या है, विभवांतर है, इधर क्या है, धारा है। क्या हमारे पास टॉर्च का बल्ब, थीटा कोण, यहाँ पर टॉर्च का बल्ब लिख देंगे। यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो टॉर्च का टॉर्च का बल्ब ऐसे ही लिखा है, ठीक है। इस टाइप से आपको बना देना है ग्राफ। ग्राफ पूछा जाता है 100% पूछा जाएगा, ठीक है। वही परिभाषा जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है, खींचा गया ग्राफ सरल रेखा, और इसका ग्राफ मतलब सरल रेखा में नहीं होता, जैसी सी बात है, ठीक है। सरल रेखा में नहीं होता है, इसका ग्राफ हम इस टाइप से बना देंगे और 2 उदाहरण लिख देंगे, टॉर्च का बल्ब, थर्मिस्टर डायोड बल्ब, थर्मिस्टर आदि, ठीक है। अब देखिए ओमी प्रतिरोध देखेंगे हम। देखिए ओमी परिपथ क्या होता है, ओमी परिपथ क्या होता है, बे विद्युत परिपथ जो ओमी मतलब जो ओम के नियम का पालन करते हैं। बे विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णता पालन करते हैं, ठीक है, ओमी परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा, इनका सरल रेखा में जाता है। ग्राफ किसमें जाता है, सरल रेखा। उदाहरण के लिए हम लिख देना तांबे के तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि। 2 लिख देना आप, ठीक है। 2 लिख, हमने 3 लिख दिए यहाँ पर, तांबे के तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि, ठीक है। इसका ग्राफ क्या हुआ, इधर क्या होता है विभवांतर, इधर क्या होता है धारा। इसका क्या जाता है, सीधा ग्राफ जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2023 में ग्राफ इसका पूछा गया था। फिर देखिए गतिशीलता क्या है हमारे पास। फिर देखिए गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 2022 में परिभाषा में 20 में आई थी परिभाषा, ठीक है। देखिए सर 2023 में भी आई थी। देखिए किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। देखिए फार्मूला याद करना, इसको मत याद करना। म्यू बराबर क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं गतिशीलता को, लिख लेना। इसे म्यू से प्रतिशत करते हैं आगे, ठीक है। म्यू बराबर क्या होती है, बी डी अपन है, यानी कि क्या हमारे पास अनुगमन में है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहते हैं गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं वेग का मात्रक। इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। ई बराबर बी अपन डी, यानी कि न्यूटन प्रति, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो इसका वोल्ट प्रति मीटर की करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मात्रक निकालेंगे, वोल्ट मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपकी परिभाषा का मात्रक निकालना आता होगा आपका मात्रक, ठीक है, निकाल लेंगे इसे, ठीक है। और इसका पूछा गया इस ताप पर देखिए इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिख लीजिए। ये भी पूछा गया था 2020 में, हाँ 2020 में। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है, ठीक है। जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लिख देना यहाँ पर, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। देखिए अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए, तो 100% छपी हुई है पेपर में, हम बता रहे हैं, ठीक है। हर साल आता है अनुगमन वेग, क्या आता है, अनुगमन या अपवाह वेग, ठीक है, हर साल आता है। हमने देखा है 2020, 22, 23 लगातार आया हुआ है अनुगमन वेग, ठीक है। 19 में, 18 में लगातार आ रहा है, तो इस बार भी आएगा अनुगमन वेग। क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभव स्थापित करते हैं तब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से चलने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को इसी वेग के अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, जब चालक के सिरों के बीच क्या कहते हैं, देखिए समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, एक चालक तार होगा इस टाइप से,
ठीक है। इस टाइप से क्या होगा हमारे पास चालक तार होगा। इस टाइप से इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन अनुनियमित गति से इधर उधर गति करते रहते हैं इस चालक तार में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए होगा। इसको बैटरी से जब जोड़ देते हैं यहाँ पर क्या जोड़ते हैं बैटरी से जोड़ देते हैं, मतलब विभव इसमें स्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं इधर उधर, जब विभव स्थापित करते हैं यहाँ पर क्या करने लगते हैं इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। जब किसी चालक के सिरे को विभव स्थापित करते हैं, जब चालक है या चालक तार है इसके बीच क्या सिरों के बीच इसके सिरों के बीच इसके सिरों के बीच विभव स्थापित करेंगे, ठीक है, तो क्या होंगे जब इलेक्ट्रॉन है इधर उधर गति करने लगते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से क्या होने लगते हैं चलने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, इधर क्या इधर उधर गति कर रहे हैं और जो विभव स्थापित करेंगे तो एक नियत वेग से क्या होंगे चलने लगते हैं। ठीक है, चलने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के इसी वेग को क्या कहते हैं हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है जे बराबर क्या होता है NeVd होता है। ठीक है, आया था शायद फार्मूला, इसको ध्यान रखा। जे बराबर क्या होता है NeVd। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद कर लेना। फिर देखिए ओम का नियम क्या है, या पढ़ा होगा आपने। ठीक है, याद कर लीजिए क्या पता आ जाए। ठीक है, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना करें, चालक में बहने वाली धारा चालक पर आरोपित विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई ताप दाब आदि को क्या उसमें कोई परिवर्तन ना करें तो चालक में बहने वाली धारा और चालक पर आरोपित विभवांतर क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसी को कहते हैं हम ओम का नियम कहते हैं। फिर देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक से क्या तात्पर्य है, ये आ चुका है 2023 में आया था। ताप प्रतिरोध के ताप गुणांक से क्या तात्पर्य लिखिए, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि है जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने पर होता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लेना परिभाषा क्या होती है, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाने पर होता है। ठीक है, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है प्रति सेंटीग्रेड, मात्रक भी इसका पूछा गया था 2023 में। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर देख लिए विशिष्ट किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। 2022 में परिभाषा आई थी। देखिए लिख लीजिए, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा जितनी बता रहे हैं इसको याद मत करना, सिर्फ फार्मूला याद करना। रो बराबर ई अपन इसी से बना लेना। क्या होती है कि किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या किस टाइप से परिभाषा बनाएंगे, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को रेशियो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है, बताया था। ठीक है, इसकी बीमा भी लिख लेना इस टाइप से। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। ये 9 परिभाषा है, इसी में से परिभाषा कोई आएगी तो इसी में से फंसेगी। ठीक है, ध्यान रखना, आएगी जरूर 100%, क्योंकि हर साल आती है तो इस बार नहीं आएंगी। ठीक है, अब देखिए पहला देखेंगे 3 नंबर का वाला क्वेश्चन। कभी कभी 3 नंबर में ज़्यादातर 3 नंबर में आता है या 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तुक्के की बात है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन 100% आएगा किरचॉफ का नियम। हर साल हमने देखा है अनुसार उठाकर, हर साल आया है हुआ है, कभी मिस नहीं हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी सेट में ये छपा हुआ है। देखिए किस विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कभी कभी एक नियम आ जाता है, कभी कभी दोनों सभी नियम लिखने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए प्रथम नियम या इसको कहते हैं संधि का नियम कहते हैं अथवा धारा का नियम कहते हैं। इसको 3 नियम कहते हैं, या प्रथम नियम कहते हैं या संधि का नियम कहते हैं अथवा धारा का नियम कहते हैं। देखिए किस टाइप से लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेसन आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, समेसन का मतलब योग मतलब जोड़ योग। ठीक है, समेसन का मतलब आपसे पूछे क्या होता है, योग होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का क्या होता है बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, संधि है। यहाँ पर इसका क्या होता है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। देखिए किस टाइप से शून्य होगा, देखिए ठीक है, इसमें बोला गया है आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। देखिए तभी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे क्या बनानी है, संधि बना दी यहाँ पर। ठीक है, आप कितनी भी बना सकते हैं, 4 5 6 निरी बना दीजिए, कितनी भी बना दीजिए। धारा आप निकाल सकते हैं, किधर भी बहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इधर एक संधि बना दी इधर की ओर, एक हमने इधर की ओर बना दी, एक इधर की ओर बना दी, एक इधर की ओर इधर। इसमें धारा हमने I1 प्रवाहित कर दी, इसमें I2 प्रवाहित कर दी, इसमें ठीक है इधर की ओर जा रही है। अब इसकी निकाल दी हमने धारा I3, इसको निकाल दी I5, इसको निकाल दी I4। ठीक है, आप प्रवाहित अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, I1 I2 किसी का नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, रटना मत चित्र। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि संधि की ओर आने वाली धनात्मक, ठीक है नोट डाउन भी लिख दिया यहाँ पर। धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव ली जाती है। देखिए अब ये क्या हमारे पास संधि है ओ। ठीक है, देखिए ये धारा कहाँ जा रही है, अंदर की ओर यहाँ पर जा रही है। ये धारा कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। ये क्या ली जाएंगे, धनात्मक होंगी। ये क्या होंगी, धनात्मक। अब देखिए एक क्या जा रही है, बाहर जा रही है, क्या जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। अब क्या जा रही है हमारे पास, बाहर जा रही है। तो ये क्या लेंगे हमारे पास, ठीक है, ये क्या ली जाएंगे, ऋणात्मक ली जाएंगे।
ली जाएंगी। देखिए अब ध्यान से देखना, यही मेन चीज़ पर क्वेश्चन एक आता है सॉल्व करने के लिए, 1 नंबर का या 2 नंबर का, इसी पर देखिए इस टाइप से हमको धारा दी जाएंगी और इसी टाइप से यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। देखिए यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर I1 कहाँ जा रही है, यहाँ पर लिख लीजिए या इस पर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर कर दें, यहाँ पर देखिए कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कर देते हैं। देखिए ये धारा कहाँ जा रही है, संधि की ओर, इनकी संधि की ओर जा रही है तो क्या लेंगे, I1 क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, संधि की ओर जा रही है तो क्या लेंगे, I2 पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए ये क्या जा रही है हमारे पास, बाहर जा रही है I4 नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए बाहर जा रही है I3 नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। अब ये क्या जा रही है, बाहर जा रही है माइनस के I5 नेगेटिव लेंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे, 0। क्या होता है इनकी, उसका किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इनका बीजगणितीय योग क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब देखिए I1 प्लस I2 माइनस वाले उधर भेज दीजिए, तो I4 प्लस का I3 बराबर क्या, प्लस का I5। ये आपको निकालना था इतना, इस टाइप से। ठीक है, कितना सिंपल हो गया, इस टाइप से हमको चित्र बना कर देना है। फिर देखिए यही हमने कर दिया यहाँ पर। देखिए I1 प्लस I2 माइनस के I3 माइनस के I4 माइनस के I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। माइनस वाले को उधर भेज दीजिए यहाँ पर। अब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह नियम इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ऑब्जेक्टिव में 100% आएगा इस बार। ठीक है, 2 सालों से आया नहीं है, 2020 में आया था, 22 में भी नहीं आया, 2023 में नहीं है, इस बार आएगा 100%। इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, हमने देखा है थर्ड पेपर में, किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। अब देखिए दूसरा नियम देखेंगे हम। देखिए इसको तैयार कर लेना, द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम को कहते हैं वोल्टता अथवा पास का नियम कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इसको याद करना, उसको मत याद करना। देखिए किस टाइप से, किसी विद्युत परिपथ में, क्या ये बंद पास के लिए हमेशा लागू होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास जरूर लिखना, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा क्या बहती है, विभिन्न खंडों में बहती है। इस टाइप से इधर बहेगी, इसीलिए खंडों में, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा लिखेंगे इस टाइप से। ये डायरेक्टली आपको समझा रहे हैं, उसको बाद में लिखना। ठीक है, देखिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई तो उसके साथ लिखा हुआ है साथ संगत प्रतिरोध का गुणनफल, इसका मल्टीप्लाई गुणनफल है, उस गुणनफलों का बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या होगा, बीजगणितीय लगाना, बीज का मतलब क्या होता है, योग, बीजगणितीय योग। ठीक है, क्या है, बीजगणितीय योग था उस पास में लगे, ये क्या हमारे पास विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस टाइप से हमको परिभाषा बना देनी है यहाँ पर। किस टाइप से बनाएंगे, ठीक है, उनकी विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके खंडों में बहने वाली धारा तो संगत प्रतिरोध का गुणनफल। ठीक है, उसके बीजगणितीय योग के तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। अब देखिए चित्र बनाना यहाँ पर है, इसको अगर इस चित्र को समझेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा, वो आता है 5 नंबर का, ध्यान रखना। उस टाइप से धारा निकालनी होती है, यही उसी पर होता है। अगर ये सीख गए तो आराम से वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए किस टाइप से करेंगे, इसको समझ लेना। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें धारा प्रवाहित कीजिए। देखिए धारा प्रवाहित करनी आपको बाहर ही जरूर जानी चाहिए। ठीक है, उसी पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है, 2 नंबर का, 5 नंबर का जाता है, 5 नंबर का या 3 नंबर का, हर साल हमने देखा हुआ है आंसर पेपर में। देखिए धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, ध्यान से देखना। धारा हमेशा ज़्यादातर धारा कैसे रहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। बड़े वाले पर क्या होता है, प्लस का होता है, छोटे वाले का क्या होता है, माइनस। हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित करना। ठीक है, बड़े पर क्या होता है, प्लस का होता है, और छोटे वाले पर क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए बड़ा है, बड़े वाले पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और छोटे वाले पर क्या होगा, निगेटिव होगा, ध्यान रखना। अब इसको क्या इसको विद्युत वाहक बल क्या दे देंगे, E1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, E1 दे दीजिए इसका नाम। ठीक है, इसका नाम हम मान लीजिए E1 दे दिया हमने, क्या दे दिया हमने, E1 दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया, E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से देखना, E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर कर दिया E2 से रिप्रेजेंट। अब देखिए धारा इस मान लीजिए इधर से प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर से हम I1 प्रवाहित कर रहे हैं, क्या प्रवाहित कर रहे हैं, I1। ठीक है, इधर प्लस है तो I1 क्या कर दी हमने, इधर से धारा प्रवाहित कर दी। अब देखिए धारा जाएगी यहाँ पर, I1 इधर से प्रवाहित कर दी। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या कि I1 इधर की ओर जाएगी, इसमें किसमें जाएगी, I1। तो इसी में है, इसी में लगा हुआ है, इसी में लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें भी I1 होगी। यहाँ पर क्या होगी, इसमें भी I1 होगी, क्योंकि एक इसकी ऊपर वाला एक ही है, एक ही लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगी, I1 इधर से हमने प्रवाहित कर दिया I1। ठीक है, I1 इसमें भी I1 होगी। फिर देखिए समझिए, फिर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस। मान लीजिए इधर की ओर क्या हो गया, हमारे पास I2 धारा प्रवाहित होगी। क्या हो गई, I2, चूँकि यही लाइन है, क्या है, यही लाइन है, तो यहाँ पर भी I2 होगी। क्या होगी, I2 होगी। ठीक है, समझ गए, बड़ा सिंपल है। फिर देखिए, फिर क्या हमारे पास I2 I। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये धारा क्या आएगी, इधर की ओर आएगी। देखिए ये धारा क्या आएगी, इधर की ओर आएगी, ये धारा। ठीक है, अब देखिए ये धारा क्या आएगी, इधर की ओर आएगी। देखिए ये भी इधर की ओर आ रही है, ये भी इधर की ओर आ रही है। देखिए I1 भी इधर की ओर आ रही है, I2 भी इधर की ओर आ रही है, तो आ रही हैं क्या, साथ हो गई, जुड़ गई, मिल गई, तो क्या हो जाएगी, I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1
प्लस का I2 हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ पर, क्या होगा आप समझ गए होंगे। इस टाइप से करना, देखिए समझिए। इधर से मान लीजिए हमने I धारा प्रवाहित की I1, ठीक है, तो इसमें इस पूरी लाइन है एक, तो इसमें इस प्रतिरोध में भी I1 धारा जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें इसमें E2 में, इसमें भी I2 हमने धारा प्रवाहित कर दी। यहाँ पर है I2 है, यहाँ पर भी I2 होगी, और दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। इस प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में भी धारा प्रवाहित होगी, इस प्रतिरोध में। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब बंद पास लीजिए। मान लीजिए इसको मान लेंगे बंद पास लिखा हुआ है यहाँ पर। बंद पास विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का संगत प्रतिरोधों का गुणनफल वही लिखा हुआ है, ठीक है। बंद पास क्या ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, बंद पास 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। बंद पास क्या ले लिया, धारा किस टाइप से इधर की ओर बह रही है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से धारा प्रवाहित हो रही है, किस टाइप से हो रही है, इस टाइप से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इस टाइप से हो रही है, फिर इधर की ओर जा रही है। यहाँ पर क्या इधर की ओर करना चाहते हैं, इस टाइप से करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मत करना है, अब हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो इस नियम के अनुसार बंद पास के ले लीजिए, बन ले लीजिए, यहाँ पर इसको बन ले लीजिए, 2 ले लीजिए। इसी टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, इसी टाइप से सोल्व करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर, इस नियम के अनुसार बंद पास बन के लिए लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बंद पास बन के लिए लिए भाई। तो देखिए बन के लिए इधर की ओर ले रहे हैं यहाँ पर, बन के लिए। अब देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं बताइए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम किधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में यहाँ पर जा रहे हैं। इधर प्रतिरोध इधर है, चूँकि यहाँ पर नहीं, तो इधर से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। इसका नाम भी चाहे देना चाहते दीजिए, इसका नाम दीजिए A, इसका नाम दीजिए B, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बंद पास 1 है, बंद पास 2। देखिए मान लीजिए यहाँ से प्रवाहित हो रही धारा की दिशा में चल रहे हैं। देखिए धारा की दिशा में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। धारा का भी बताया था, धारा की दिशा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और धारा की दिशा विपरीत होते हैं, निगेटिव होता है। देखिए समझ लीजिए, इस नियम को कब लगाते हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, धारा का संगत प्रतिरोध क्या लेते हैं, संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा क्या लेते हैं, उसके धारा के दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर संगत प्रतिरोधों का गुणनफल क्या लेते हैं, संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जब सेल का क्या होगा, सेल विद्युत अपघट से ऋण इलेक्ट्रोड से, जब ऋण इलेक्ट्रोड से चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड से चलते हैं धन इलेक्ट्रोड की ओर, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, तो क्या लेते हैं, सेल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। विद्युत भागबल मतलब कि विद्युत भागबल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जब धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या धारा की दिशा में संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेल जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, विद्युत भागबल क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। अब धारा इसी तरह से उल्टा कर दीजिए, जब धारा के विपरीत चलते हैं तो क्या होता है, तो नेगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है। जब धारा के विपरीत चलेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इधर की ओर हम जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए अब देखिए हम इधर की ओर चल रहे हैं तो I1 R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर I1 मल्टीप्लाई R1 यानी गुणा R1 गुणा होगा। फिर देखिए इधर की ओर आइए, बंद पास 1 में, बंद पास A2, फिर इधर की ओर आइए, इधर की ओर आइए, इधर की ओर आइए। तो ये देखिए हम इधर जा रहे हैं लेकिन धारा उधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं धारा उधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के I2 R2, ठीक है, बराबर। देखिए हम किधर से चलेंगे, माइनस से प्लस की ओर चले तो विद्युत भागबल क्या होगा, धनात्मक होगा। विद्युत भागबल क्या होगा यहाँ पर, धनात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें एक विद्युत भागबल है, यहाँ पर भी विद्युत भागबल है, धनात्मक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E1 और इधर की ओर देखिए E1, और यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की ओर चल रहे थे, माइनस की ओर प्लस की ओर चल रहे, तो क्या लिया था हमने, पॉजिटिव लिया था। देखिए इसके लिए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लिया, ध्यान से समझना। E1 क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए चूँकि हम इधर की ओर जा रहे हैं, अब धारा इधर आ रही है, हम इधर की ओर जा रहे हैं, धारा इधर, हम देखिए अब किससे चल रहे हैं, अब प्लस से चल रहे हैं माइनस की ओर, अब प्लस से माइनस की चल रहे हैं तो क्या आएगा, निगेटिव। उसका उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, ये विद्युत भागबल निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का E2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का E2 लिख दिया, बस हो गया काम। इतना आपको अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल आएगा तुरंत सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसमें भी काम आ जाएगा। फिर देखिए बंद पास दूसरा ले लिया, तथा बंद पास 2 के लिए लिखिए, बंद पास 2 के लिए बंद पास 2 के लिए लिखिए, क्या लिखिए, बंद पास 2 क्या हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए अब कहाँ से शुरू कर देंगे बताइए, यहाँ कहाँ आप बताइए। मान लीजिए हम इधर से, यहाँ पर भी इधर से शुरू किया था और यहाँ पर भी इधर से शुरू कर दीजिए इस बंद पास के लिए, तो I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, I2 R2, समझते रहना, बड़ा सिंपल भाषा में बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस का
यानी कि I2R2 हो जाएगा, प्लस क्यों लगा दें, मल्टीप्लाई का आएगा, क्या आ जाएगा I2R2, ठीक है I2R2। फिर देखिए इधर की माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो क्या आएगा विद्युत भागफल, क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर देखिए इधर की ओर हम चूंकि इधर की ओर धारा जा रही है इधर की ओर, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या है R3 प्लस का क्या आ जाएगा R3 I1 प्लस का I2 हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, अब देखिए इधर की ओर फिर आएंगे हम यहाँ पर, तो क्या हमारे पास एक ही विद्युत भागफल इधर लगा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा E2 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है हो गया E2, बस हो गया। अब यहाँ पर लिखिए यह नियम किसके, वो आवेश संरक्षण के लिए था, यह नियम किसके लिए होगा ऊर्जा संरक्षण के लिए होगा, ठीक है ऊर्जा संरक्षण के लिए लिख लीजिए। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। आपको इतना कर देना था, आपको 5 नंबर का आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यह नियम नोट लिख लीजिए यहाँ पर, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, हर बार आता है, इस बार भी छपेगा पेपर में, करता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों नियम में 5 नंबर के आएंगे लॉन्ग में। अब देखिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो हर साल आता है, कभी मिस ही नहीं होता है, ध्यान रखना। हर साल हमने देखा है, साल उठाकर हर साल मिला है, हर सेट में मिला जाता है, ठीक है। हर साल मिला, भले 1-2 सेट छूट जाएं, लेकिन हर साल आता है क्वेश्चन, कभी मिस ही नहीं होता है, लगातार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बीट उष्णन सेतु के संतुलन होने पर P/Q=R/S की इनकी सिद्ध कीजिए या व्युत्पत्ति कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आएगा यहाँ पर, या बीट उष्णन सेतु की संतुलन अवस्था में प्रतिबंध प्राप्त कीजिए, किसी टाइप से यही पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर वही पूछा जाता है, इसको आपको प्रूफ करना होता है। तो देखिए यहाँ पर भाई चित्र बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बीट उष्णन सेतु हम पर बना दिया हमने, ठीक है। इसको तैयार कर लेना, इन क्वेश्चनों को 100% इसी में से आपको मिलेंगे, जितने हम लॉन्ग क्वेश्चन करा रहेंगे, अगर डेरिवेशन आएगा तो इसी में से एक फंस जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। और कोई चैप्टर में है ही नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। विभव मापी अब काट दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ये बीट उष्णन सेतु यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इस प्रतिरोध का नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, इसका नाम दिया R, इसका नाम दिया S, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया D, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध क्या होते हैं, P, Q, R, S होते हैं, ठीक है। 4 भुजाएं होते हैं, जो क्या होता है, जो चतुर्भुज यहाँ पर नाम चतुर्भुज, जो चतुर्भुज ना ABCD, जो चतुर्भुज ABCD से क्या होता है, जो भुजाओं से क्या होता है, चतुर्भुज ABCD से क्या होता है, जोड़ा जाता है। चतुर्भुज दिख रहा है आपको, दिख रहा है, जोड़ा जाता है बस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक सुगराही धारामापी जी है, क्या है यहाँ पर, एक सुगराही धारामापी जी है, ठीक है। AC के बीच हमारे पास सेल क्या है, E है यहाँ पर, A और C के बीच सेल क्या है हमारे पास, E है, ठीक है। क्या है, सेल E है, ठीक है। C क्या है, E है। अब प्रतिरोध PQ और S के मान S ढूंढिए, इसको इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक क्या कुंजी लगी है K1, इसके कुंजी है हमारे पास K2 यहाँ पर, ठीक है। क्या है कुंजी, K2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से आपकी धारा मैंने प्रभावित करती है, यहाँ से धारा मैंने प्रभावित की, इधर चली गई I1, इधर से I2 चली गई, देखिए I1 इसमें प्रभावित की, I1 इधर जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, I1 इधर जाएगी, देखिए इधर जाएगी, फिर I1 क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, कुंजी क्या होगी हमारे पास, एक खुली हुई है, बंद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ठीक है, इसमें संतुलित बोला गया, संतुलन अवस्था में क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इस प्रतिरोध में यहाँ पर लगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए I1, तो I1 इधर गई, तो I1 इसमें इधर तो जाएगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। संतुलन अवस्था में यहाँ पर बोला गया है, संतुलन अवस्था में, तो I1 तो इधर जाएगी नहीं, तो इधर आ जाएगी, यहाँ पर I1 हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए I2 इधर गई, तो इधर तो धारा जाएगी नहीं, ठीक है। फिर क्या चली गई, इधर चली गई I2, जब एक इधर दोनों मिलेंगे, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, I1 प्लस I2, इसको लिख दिया मैंने I, ठीक है। इधर I चली जाएगी यहाँ पर, इतना समझ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए लगाइए भाई किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ के नियम का समझ लीजिए, ये है यहाँ पर, तो लगाइए यहाँ पर किरचॉफ के नियम, पहला नियम लगाइए यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर कौन सा ले लेंगे पहले, यहाँ पर मान लीजिए बंद पास ले लीजिए, यहाँ पर A B D A, ठीक है। A B D A के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अभी बताया था किरचॉफ के द्वितीय नियम, वही लगाइए यहाँ पर, किरचॉफ का वोल्टता नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम से लिखिए यहाँ पर लिखिए बंद पास बहुत सिंपल है, और ठीक है, हर बार आता है, बंद पास A B D A के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। धारा का यानी कि धारा उसमें विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत भागफल बराबर होता है, यही तो द्वितीय नियम होता है। बंद पास ABD के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से लिख सकते हैं, किरचॉफ के द्वितीय
द्वितीय नियम से ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? देखिए इनकी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल विद्युत भागबल के बराबर होता है। तो ये इसकी दिशा में इसको ले रहे हैं ए बी डी ए, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं I1P हो जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा में चूंकि चल रहे हैं I1P, फिर देखिए इधर की ओर चल रहे हैं, इसमें उधर नहीं जाना, इसको लिया ए बी डी ए, फिर इधर की ओर चल रहे हैं, इधर की ओर, इधर की ओर, हम चूंकि इधर जा रहे हैं, धारा इधर आई है, तो क्या हो जाएगा माइनस के I2R हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस के I2R। इसमें विद्युत भागबल आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, तो बराबर कर दीजिए, जीरो, कुछ नहीं है। ठीक है, कर दिया जीरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा I1P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास I2R हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेज दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर ले लीजिए बंद पास, फिर कौन सा ले लेंगे? इसको ए बंद पास ले लिया यहाँ पर, बंद पास ए वाला ले लिया। बंद पास कौन सा ले लेंगे? इसी प्रकार बंद पास इसको ले लीजिए यहाँ पर बी सी डी बी में, तो लिखिए यहाँ पर बंद पास बी सी डी बी में, बी सी डी बी में किरचॉफ के भाई द्वितीय नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम लिख लेना। धारा इसमें लेना I1Q हो जाएगा, धारा की दिशा में चल रहे I1Q हो जाएगा। फिर देखिए I1Q इसमें लेना, इधर की हम चूंकि इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर, क्या हो जाएगा माइनस के I2 यस हो जाएगा, माइनस के I2 यस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई विद्युत भागबल नहीं है। अब देखिए I1Q बराबर क्या हो जाएगा? I2 यस बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, समीकरण 1 क्या हमारे पास I1P। ठीक है, LHS को LHS के साथ डिवाइड कर दीजिए, RHS को RHS के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा I1P बटे क्या हो जाएगा I1Q बराबर, इधर वाले को इधर डिवाइड कर दीजिए I2R डिवाइडेड बाई I2 यस। देखिए I2 से I2 कैंसिल आउट, I1 से I1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास P/Q = बचा यहाँ पर R/E से ही तो प्रूफ करना था, यही आपको निकालना था। 100% आएगा, देख लेना, इतना आपको प्रूफ करना था। ठीक है, व्युत्पादित कीजिए, हो गया काम। इस टाइप से करना है, कुछ नहीं किया। अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम आप समझ गए हो जाएगा काम। अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आएगा तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे वो भी किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के नियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए किरचॉफ के नियम भी याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अनुवन वेग व धारा घनत्व के लिए बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2022 में भी आया था। ठीक है, 20 में आया था, 19 में भी आया था, लगातार आ रहा है ये भी। ठीक है, जितने डेरिवेशन कर रहा है इसी में से फंसेगा, देख लेना, पेपर देना तो पता चलेगा आपको। देखिए अनुवन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध, इसमें ज़्यादातर जुड़ के आ जाता है अनुवन वेग क्या है, आपको परिभाषा हमने लिखवा दी है। अनुवन वेग क्या है? अनुवन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। 5 नंबर का इतना आता है, तो देखिए इतना आएगा 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लीजिए एक फार्मूला डायरेक्टली लिख रहे हैं, माना उन्हें कुछ नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा I बराबर Q/T। ठीक है, आपको समझना है यहाँ पर I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया। अब लिखिए माना तार का अनुप्रस्थ, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मान लेंगे, 2 चलन लिख दिए, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? ए मान लिया, ए है। ठीक है, ए तथा, और क्या मान लेंगे? तथा उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेंगे? इस्मालियन मान लेंगे। ठीक है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे? उसके, यहाँ पर लिखिए उसके प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेंगे? n मान लेंगे हम। ठीक है, n है। ठीक है, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए तथा उसके प्रति एकांक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेंगे? स्मॉल n मान लिया हमने। ठीक है, और अनुवन वेग क्या मान लेंगे? d मान लेंगे, तथा अनुवन वेग bd है, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुवन वेग, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग
बी डी है, ठीक है, बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ आई क्या हमारे पास धारा है, क्यू क्या है आवेश है, टी क्या है समय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए सेकंड, यानी कि एक सेकंड में तार के इलेक्ट्रॉन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। यहाँ पर लिखिए, तो लिखिए यहाँ पर n सेकंड में, क्या लिखेंगे यहाँ पर एक सेकंड में लिखिए, एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एक सेकंड, चूंकि यहाँ पर लिख दे, चूंकि एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, एन ए वी, क्या लिख देंगे यहाँ पर एन ए बी टी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पर माना, देखिए क्या लिखा, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लिया ए, उसके प्रति एकांक प्रति मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक लिखा हुआ, उसके प्रति एकांक मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान लिया स्मॉल तथा इलेक्ट्रॉन का अनुमान मान लिया बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सेकंड में क्या हुआ, एक सेकंड में तार इलेक्ट्रॉन में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए माना इसको, ए इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा समझिए, देखिए ए एन बी डी इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा हुआ है यहीं पर मल्टीप्लाई कर दी, बस इसको लिखिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना समझिए, ठीक है। अब लिखिए, अब टी सेकंड में, यहाँ पर एक सेकंड में लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, अब लिखिए टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टी सेकंड में लिखिए, टी सेकंड में, इसलिए टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से, क्या तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले लिखिए, बाली गड़बड़ है यहाँ पर, गुजरने वाले लिखिए यहाँ पर, ठीक है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाली नहीं गड़बड़ है, वाले लिखिए, वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें लगाइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए सही से, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर भी लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखा, टी सेकंड में, तो टी सेकंड में टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दिया, टी से, ठीक है। अब टी से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर तो आ नहीं पाएगी, यहाँ पर ले देते हैं, क्या हो जाएगा, टी इंटू, इसमें टी से मल्टीप्लाई कर दिए, एन ए बी डी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टी से, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब लिखेंगे आता टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, आवेश, ठीक है। पहले हमने निकाली टी सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या टी सेकंड में, अब लिखिए टी सेकंड में तार के इलेक्ट्रॉनों से गुजरने वाले आवेश, ठीक है, आवेश भी निकाल लेंगे, टी निकालेंगे, इससे याद रखना। अब लिखिए यहाँ पर क्या लिखिए, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश, तो लिखिए अतः टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से इलेक्ट्रॉनों की, यानी तार में से इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश लिखिए, गलत लिखा है, गुजरने वाला आवेश, क्या लिखेंगे, गुजरने वाला आवेश लिखिए यहाँ पर, ठीक है, आवेश, गुजरने वाला आवेश निकाल लें, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश, ठीक है, आवेश, ठीक है, बोलने आप सही से लिख लेना आवेश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
आपकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आवेश निकालने हैं तो क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ए बी डी। और यहाँ पर चूंकि टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से लिख रहे हैं, तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन इनकी ई से मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश, चूंकि ई से स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हमारे पास क्या था, टी भी था यहाँ पर लिखा हुआ, टी भी था, टी तो लिखा ही रहने दीजिए, यहाँ पर टी लिखा हुआ, टी लिख दिया यहाँ पर। देखिए आवेश से क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश इस्तेमाल इसे मानते तो इसलिए इस्तेमाल इसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्यू का मान क्या करते हैं, क्यू का मान आ गया समीकरण 1 में रखने पर, इसीलिए हमने ये सब काम हम किया, हमें क्यू का मान निकालना था। यहाँ पर क्या निकालना था, क्यू का मान निकाल लिया, हो गया काम। ठीक है, अब क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए क्यू का मान किस में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, आई बराबर क्यू अपन टी है, तो क्यू की जगह पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा आई बराबर क्यू का मान क्या निकाला, एन ए बी डी इंटू ई इंटू टी डिवाइड बाई क्या था हमारे पास, टी था, टी से टी उड़ा दीजिए यहाँ पर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ए बी डी इंटू ई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ई आ गया। ठीक है, 21 में है, या विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध है, विद्युत धारा हमें धारा घनत्व में निकलना है। यहाँ पर धारा घनत्व में, तो धारा घनत्व के लिए जे बराबर एक फार्मूला अपने अभी पढ़ाया था, लिखवाई थी। जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए होता है, आई अपान ए ही होता है ए। तो आई का मान पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एन ए बी डी ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। अब ए से ए उड़ा दीजिए, यहाँ पर ए से ए उड़ा दीजिए। ठीक है, जे बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आपको धारा में संबंध निकालने के लिए तो इतना लिख देना। ठीक है, अगर धारा घनत्व में आ जाए तो एक स्टेप और बढ़ा देना यहाँ पर। ठीक है, धारा भी लिख के आ जाता है कभी कभी। जे बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, एन ई बी डी। बस इतना आपको रिलेशन प्रूफ करना है। यहाँ पर 3 नंबर का आएगा यार, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर अनुगमन वेग जुड़ गए तो 5 नंबर का हो जाएगा। इस टाइप से आपको परिभाषा लिख देनी है। सबसे पहले क्या करना, 1 सेकंड में तार के इलेक्ट्रॉन में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। फिर टी सेकंड में तार के इलेक्ट्रॉनों में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब टी सेकंड पहले 1 सेकंड में निकालना, फिर टी सेकंड में लिख देना। यहाँ पर क्या लिख देना, टी सेकंड में। ठीक है, क्या लिख देंगे टी सेकंड में लिख देंगे। पहले 1 सेकंड में लिखेंगे गुजरने इलेक्ट्रॉन, अब टी सेकंड में लिख वहीं पर टी लगा देना और टी से मल्टीप्लाई, फिर उसी वहीं पर यहाँ पर क्या लगा देना, टी सेकंड में गुजरने वाला आवेश निकाल देना। आवेश निकाल देंगे, आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखें, ये भी आया हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी में से फंसेगा लॉन्ग क्वेश्चन। 5 नंबर का आएगा तो आएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, निगमन करेंगे तो हमारे पास क्या एक चालक तार है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इधर। ठीक है, इसकी लंबाई क्या मान ली हमने, ये मान ली। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इसका ए है। ठीक है, ए है, इसको किससे हमने जोड़ दिया है, एक विभांतर इनकी इस चालक को हमने किससे जोड़ दिया, यहाँ पर बी बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, किससे जोड़ दिया, यहाँ पर सेल से जोड़ दिया यहाँ पर इससे। ठीक है, क्या होगा, सेल होगा यहाँ पर, इससे हमने क्या जोड़ दिया, इस चालक को जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चित्र बनाना चाहते हैं बना लेना यहाँ पर इस टाइप से। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा आई बराबर। ठीक है, आई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, ए आई बराबर होता है ए एन ई बी डी, भी प्रूफ कराया है यहाँ पर, ए एन ई बी डी अभी प्रूफ कराया था। ठीक है, अनुगमन में एक धारा में संबंध कराया था प्रूफ कि नहीं कराया था। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब एक ई बराबर क्या होता है हमारे पास, फार्मूला बी अपन डी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर लंबाई हमने क्या मानी है, यल मानी है। ठीक है, तो यल यहाँ पर ले लीजिए, यल ले लिया, यहाँ पर ले लिया। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, चालक तार के प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। यहाँ पर चालक तार में प्रति इलेक्ट्रॉन पर, इस पर प्रति इलेक्ट्रॉन पर क्या निकालने लगने वाला बल, चालक पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, चालक तार में लिखिए यहाँ पर चालक तार के प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। चालक तार के प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल यहाँ पर काटिए, बल लगाइए, बल। ये बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, वैसे फार्मूला होता है ये बराबर क्यू ई, चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लिखते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होता है, वैसे क्यू ई होता है, क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, ई लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ई का मान समीकरण 2 से पुट कर दिया, समीकरण 2 से, तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई का मान देखिए ई इंटू बी अपन यल हो जाएगा। किससे लिखा, समीकरण 2 से लिख दीजिए, समीकरण 2 से लिख दिया यहाँ पर।
अब देखिए एक न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, द्वितीय नियम, ये बराबर क्या होता है, ई एम ए क्लास 11th में ई एम ए होता है, ठीक है, ई बी अपान यल, ठीक है, ई बी अपान यल हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए त्वरण का मान निकालने ए का मान, तो ए का मान यहीं पर निकाल देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बी अपान ई एम, यानी कि एम यल हो जाएगा, त्वरण का मान निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए चित्र देखिए यहाँ पर, तार के भीतर क्या है हमारे पास, ये तार है चारों तरफ, तार के भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से क्या होते हैं, बार बार क्या लिख देंगे, बार बार टकराते रहता था, अनुमान में एटाऊ हो जाता है। लिखिए यहाँ पर, चूँकि लिखिए तार के भीतर, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं, क्या है, टकराते रहते हैं, अतः इनका अनुगमन वेग एटाऊ हो जाता है, अतः इनका अनुगमन वेग एटाऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, एटाऊ हो जाता है, ठीक है, एटाऊ हो जाता है। अनुगमन वेग क्या हो जाता है, अनुगमन वेग हो जाता है, अनुगमन वेग को लिखते हैं बी डी से लिखते हैं, बराबर क्या हो जाता है, एटाऊ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एटाऊ हो जाता है, लिख दिया, एटाऊ हो जाता है। अब देखिए, अब समय इसको ए का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बी डी बराबर क्या है, ए का मान निकाला था, पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है, समीकरण 3 से इसको डाल छोड़िए यहाँ पर, ए का मान कितना है हमारे पास, ई बी अपान एम यल आया कि नहीं, इंटू टाउ एच टी लिखा हमने, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, हाँ बी डी में इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, या यहाँ पर देखिए आई बराबर बी डी का मान वहाँ पर पुट कर दें, सबसे बेटर रहेगा, यहाँ पर बी डी का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखिए यहाँ पर, बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए यहाँ पर, क्या बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए यहाँ पर, दूसरे पेज पर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। लिखिए यहाँ पर बी डी का मान, लिखिए बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी डी का मान निकाला तो क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना आया था, अभी लिखा ए एन ई जी का, तुमका बी डी का मान क्या आया, ई बी टाउ आया, डिवाइड बाय देख लेना, अभी निकाला है, डिवाइड बाय क्या है, एम एल है। अब देखिए हमें चूँकि, अब देखिए आई बराबर हो जाएगा, देखिए ए एच टी लिखा, देखिए एन एच टी लिखा यहाँ पर, एन एच टी लिखा, देखिए ए और ई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ बी हमने लिखा एच टी एम एल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा। अब देखिए एम एल की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, आई एम एल की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते, अगर देखिए अगर हम आर बराबर क्या होता है, फार्मूला वैसे ओम का नियम क्या होता है, आर बराबर होता है हमारे पास बी अपान आई होता है, हमें चूँकि बी ऊपर लाना है, तो बी ऊपर किस टाइप से आएगा, देखिए अगर इन सबको इधर ले आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये छोड़िए यहाँ पर, एम एल की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम एम एल की क्या कर दीजिए, एम एल की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आई एम एल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एम एल हो जाएगा, डिवाइड इस सबको नीचे ले जाए, ए एन ई स्क्वायर टाउ, इधर क्या बचा, बी बचा, और आई इधर ले आइए आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, बी ये क्या होगा, सब कोस्टेंट पूरी वैल्यू होगी, क्या होगी, ये कोस्टेंट होगी, इसकी जगह पर पूरे यहाँ पर क्या लिखते हैं, कोस्टेंट लिख देंगे यहाँ पर, आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई, ठीक है। यही तो ओम का नियम निगमन करना था, कर दिया, देखिए कितने सिंपल तरीके से निगमन, ठीक है। जहाँ एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ क्या हमारे पास एक स्थिर तापमान नेतांक है, ठीक है, लिख लीजिए चाहे एम एल अपान ए एन ई स्क्वायर टाउ बराबर क्या है, स्थिर ताप पर नेतांक है, क्या है, नेतांक है, ठीक है। यहीं पर लिखिए हैंस प्रूव्ड, इतना आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, ओम के नेम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, अतः सिद्ध हो गया हमारे पास, इस टाइप से हमको करना था। यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, 4-5 डेरिवेशन हो गए। अगर आपने इस डेरिवेशन को तैयार कर लिया, आज ही आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल भी इसी से फंसेंगे जितने हम करवा रहे हैं, ठीक है। आंसर पेपर जितने करवाए उनको कर लेना उसी में से, और जितने आज करवा रहे हैं उन सबको मिलाकर सब फंस जाएगा आपका पूरा पेपर, ध्यान रखना है एक बात का, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल देखें 10 इंपॉर्टेंट, देखिए
एक दिया 1000 वाट, क्या लिखा हुआ 1000, पहला न्यूमेरिकल देखिए, पहला लिखिए, पहला 10 है, 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 2018 में आया हुआ था, 2018 में आया हुआ, देखा हमने आंसर पेपर से लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है, दिया क्या है हमारे पास, एक है लिखा हुआ वाट, वाट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वाट का मतलब क्या होता है शक्ति, पावर दी है, पावर का मान कितना दिया है 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है, आया हुआ पेपर में इसीलिए मैंने उठा लिया। 250 वोल्ट के हीटर से, यानी कि वोल्टेज का मान दिया है बी बराबर कितना दिया है 250 वोल्ट, ठीक है 250 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि आर की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, आर बराबर क्या होता है, क्या होता है आर बराबर पी बराबर बी स्क्वायर अपन आर, हाँ पी बराबर एक फार्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपन आर होता है, ठीक है। हमें निकालना किसका मान है, अब किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है, आर को ऊपर ले जाइए, बी स्क्वायर अपन पी को नीचे ले आइए, ठीक है। अब देखिए आर बराबर बी का मान कितना दिया है 250, तो 250 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार 250, डिवाइड बाई पी का मान कितना दिया यहाँ पर 1000, कितना दिया है 1000, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या बचा हमारे पास 25, या 25 25 गुणा कितनी होती है 625, 625 बटे कितना बचा हमारे पास 10 बचा, कितना बचा 625 बटे 10, ठीक है। अब देखिए आर और इससे 10 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा 625 ओम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2018 में आया हुआ था, ठीक है, दोनों सेट में। देखिए समान लंबाई के तारों के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, समान लंबाई के तावे के तारों का व्यासों का अनुपात इतना दिया है, यानी कि व्यास किससे लिखते हैं 2r1 अनुपात 2r2 बराबर कितना दिया है यहाँ पर 1:2 दिया है, 1:2, ठीक है 1:2। इसका मतलब क्या होता है बटे, यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है डिवाइड, ठीक है। तो 2r1 ले सकते हैं इसको हम, डिवाइड बाई क्या ले सकते हैं 2r2 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, इतने समझदार हैं 12th क्लास में पढ़े, 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास r1/r2 का मान कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है 1/2 आ गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या होगा रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा होगा उसमें ये फार्मूला होता है, आर बराबर क्या होता है रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास r1 है r2 और कुछ है ही नहीं, क्या कुछ है कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है ए भी नहीं है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर रो भी नहीं है, यल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यल भी नहीं है यल नहीं है, पाई भी नहीं है, तो क्या है कोस्टेंट वैल्यू, इसको हटा दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास आर बराबर बचा हमारे पास क्या बचा 1/r स्क्वायर बचा यहाँ पर। हमें निकालना क्या है उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि r1 रेशियो r2 का अनुपात हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब देखिए समझना, अब यहाँ पर नहीं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं एक बार r1/r2, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं r1/r2, तो क्या हो जाएगा 1/r1 के लिए क्या हो जाएगा 1/r1, और r2 के लिए क्या हो जाएगा 1/, स्क्वायर है r2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए r1 की जगह पर या इसको डालने r1 एक बार समीकरण दोनों को डिवाइड कर दिया, समीकरण डायरेक्टली मैंने कर दिया। देखिए r1 एक बार r1 लिखना 1/r1 लिखना, समीकरण एक डालना, फिर r2 लिखना है यहाँ पर r2 1/r2 समीकरण 2 डालना, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया r1, ये डायरेक्टली यहाँ समझिए, इसको लिख दिया r1/r2, फिर एक बार r1 की जगह पर 1/r1 का स्क्वायर, फिर r2 की जगह पर 1/r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए r2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, r2 का स्क्वायर अपन r1 का स्क्वायर, आप हमेशा ये याद रखना, इसको मत याद रखना, समझने के लिए बता दिया। देखिए r1/r2 जब बटे में लिखा हो 1/r स्क्वायर बटे में लिखा हो, जस्ट इसके सामने जो 2 होता है जस्ट इसके सामने हो जाता है, जस्ट कहीं चीज में हो जाता है, जब यहाँ पर r1 होता है तो नीचे r1 हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पर r खाली r होता, देखिए समझिए यहाँ पर दो कंडीशनें होती हैं, अगर हमारे पास होता r बराबर क्या होता r स्क्वायर होता, ये आ जाता, तो इसको लिख सकते थे r1/r2, तो कोई दिक्कत नहीं होती, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, जस्ट सामने सामने होता है। जब इस टाइप से जब बटे में लिखा हो, ठीक है, विथ कॉलम में लिखा हो तो इस टाइप से जस्ट इसके सामने सामने होता है, वैल्यू पुट कर दिया, देखिए r1/r2, देखिए r2 की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर, देखिए r2 की वैल्यू कितनी है, जस्ट इसके सामने देखिए कितनी है 2 है, ठीक है, r2 की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। r1 का मान कितना है, जस्ट r1 का मान, r1 का कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो r1 इस कैपिटल लिखिए, तो r1 अनुपात r2 बराबर क्या हो जाएगा 4:1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो है, तीसरा ही होगा। देखिए दो बल्ब ये भी 2020 में आया था, 2 बल्ब 60 वाट से 220 वोल्ट, 400 वाट से 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, देखिए या यहाँ पर V1 का मान लिख लीजिए, यहाँ पर इसके लिए क्या है V1 का मान 220 वोल्ट है,
और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर शक्ति कितनी दी गई, P1 का मान कितना दिया, 60 वाट दिया, ये लिख लीजिए यहाँ पर दिया है। इसके लिए लिख लीजिए 2 बल्ब है, पहले बल्ब के लिए क्या है यहाँ पर, पहले बल्ब के लिए क्या है यहाँ पर 2 बल्ब में। एक क्लास 10th में ऐसा एक सवाल है, देखना है NCERT बुक में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, यानी कि P1 का मान दिया है यहाँ पर, P1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 वाट दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दिया है B1 का मान, B1 का मान कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। विभव चूँकि हमारे पास का समान है तो इसको 220 वोल्ट, तो B2 का मान भी होगा कितना 220 वोल्ट होगा, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए B2 का मान कितना है 220 वोल्ट है, और यहाँ पर शक्ति कितनी है, P2 का मान कितना है हमारे पास 400 वोल्ट है, 400 वाट है, ठीक है। अब देखिए कोस 220 वोल्ट के मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बल्ब में कुल शक्ति याद कीजिए, ठीक है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होगा एक फार्मूला, यानी कि पहले R1 का मान निकाल लीजिए, R1 R2 का मान, ठीक है। या डायरेक्ट छोड़िए, R1 का मान निकालिए पहले, R1 का मान फार्मूला भी लिखवाया था, B1 का स्क्वायर बटे P1 होता भी लिखवाया फार्मूला। तो B1 का मान कितना दिया यहाँ पर 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई P1 का मान कितना है 60 है, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, 22 की गुणा कितनी होती है, 22 की गुणा 484 21 की 441 22 की 484 होती होगी, ठीक है। देख लेना 484 होती है 22, देखिए 20 की गुणा 400 होती है, 21 की गुणा 441 22 की गुणा 484 होती है। 12 बराबर क्या हो जाएगा, 22 की गुणा कितनी हो जाएगी 484, ठीक है। एक जीरो बचा हुआ है, डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। अब काटिए इसको, काटिए किससे कटेगा यहाँ पर, कटेगा कि नहीं यहाँ पर, या इसको हम इतना ही रहना दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना ही रहने दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी बाद में कट जाएगा सब, ठीक है। इसको इतना मत गुणा मत कीजिए, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी, वैसे भी कट जाएगा बाद में। देखिए R1 का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, इसको काट दीजिए, R1 का मान कितना आ गया हमारे पास 220 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 6 बचा। इसको हम आप HT लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं HT लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए R2 का मान लिख दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, R2 का मान क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर हो जाएगा अपन P2 हो जाएगा यहाँ पर। B2 का मान भाई 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई P2 का मान, इसके लिए क्या है हमारे पास 400 है, कितना है 400 है कि 40 है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। 400 ही है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 400 यहाँ पर है, ठीक है। 40 लिख लीजिए यहाँ पर 40 होगा, ठीक है, 400 नहीं होगा 40 होगा, ठीक है, तभी बनेगा यहाँ पर 40, ठीक है। P2 का मान कितना है हमारे पास 40, तो यहाँ पर भी 40 लिख दीजिए 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि R2 का मान भी आ गया हमारे पास। किसका मान आ गया, R2 का मान निकाला, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि प्रतिरोधों को इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस का R2, ठीक है। तो R बराबर R1 का मान कितना दिया है, ये दिया है 220 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई क्या है 6 प्लस का इसका मान कितना दिया है 220 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 4 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 4 है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, इसका एलसीएम अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से नहीं बनेगा यहाँ पर, इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 4 का 24 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 4 का 24 आ जाएगा। तो देखिए R बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा 24 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 24 आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कितने बार देखिए 6 से इसको 6 चौक 24, 6 दूनी बार 6 3 18 6 चौक 24, ठीक है। 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। कैलकुलेशन करने का तरीका है प्लस के, फिर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 220 मल्टीप्लाई 22, अब 4 6 24, तो 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। इसको बीच में लिख दिया 24 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमें निकालने क्या है, कुल बल्ब की शक्ति ज्ञात की है, तब P का मान निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला वही R का मान इतना आ हमारे पास, कितना आ इतना। अब देखिए हमें कुल शक्ति निकालनी थी, इसमें पूछा गया था कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, देखिए कुल शक्ति निकालनी थी, कल कुल शक्ति निकालनी तो निकालिए यहाँ पर कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, इसको ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं, देखिए अब सही है, अब दिखेगा, ठीक है। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, हमने किसका मान निकाल लिया, R का मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा P बराबर, आगे बताइए P बराबर क्या होता है, वही होता है फार्मूला कुल शक्ति, P बराबर होता है B स्क्वायर बट्टे R होता है, ठीक है। B स्क्वायर भाई 220 ऊपर लिख देख लेना, 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई R का मान कितना निकाला, ये निकाला 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6, तो लिखिए यहाँ पर 220 ये यहाँ पर डायरेक्टली अब छोड़िए, 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 प्लस का क्या है हमारे पास 220
220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई इसके क्या है हमारे पास 24 है, 24 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है 24 इसका डिवाइड बाई है यहाँ पर इसके नीचे। अब देखिए ध्यान से देखना, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए उसका काम खत्म यहाँ पर। अब देखिए P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 220 मल्टीप्लाई 220 था वहाँ, सही है 220। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम 220 मल्टीप्लाई 22 220 मल्टीप्लाई 22 कामा ले लेते हैं, 220 मल्टीप्लाई 22 कामा ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचा हमारे पास 4 प्लस का 6 बचा यहाँ पर, बचा डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 24 बचा यहाँ पर, ठीक है कितना बचा 24। अब देखिए P बराबर, अब देखिए ये कट रहा है 220 से 220 उड़ाना चाहते हैं काटना चाहते हैं ऊपर पहुँच जाएगा, कट जाएगा 220 से 220, क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 220 से 220 काट दें या बाद में काट देंगे यहाँ पर। देखिए 220 मल्टीप्लाई 220, ठीक है डिवाइडेड बाई, तो 220 मल्टीप्लाई 22 और ऊपर पहुंच जाएगा 6 × 10 बचा यहाँ पर, 6 × 10 और मल्टीप्लाई 22 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर ही तो पहुंच जाएगा। देखिए इसको हमने क्या लिखा 22, इसको उड़ा दिया ऊपर पहुंचा दिया, सही है डिवाइड बाई क्या हो जाएगा इसके यहाँ पर, देखिए इसको जिनका 3 का 24 ऊपर पहुंच जाएगा, सही है पहुंच गया ऊपर। अब देखिए 220 से 220 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर 24 है, ऊपर 24 भेजिए ऊपर 24, ठीक है नीचे ऊपर जाएगा 24 है। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा 24 बाट आ जाएगा, ठीक है 24 बार। इस टाइप से हम कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, ठीक है ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। 2018 में सवाल 20 में आया हुआ इसीलिए 3 नंबर का, इसको कर लेना सही से। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2017 में आया था। देखिए एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक में ओमी है अनोमी है, इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है 2000 किस में आया था, 2000 शायद एनसीईआरटी का भी है यहाँ पर उदाहरण का। देखिए यहाँ पर तो इसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर ओम का नियम लगा दीजिए, ही आर बराबर यहाँ पर दिया है पहले, तो एक चालक में 50 वोल्ट, तो इसका किसका मान दिया है B1 का मान दिया है, B1 का मान कितना दिया है 50 वोल्ट दिया है यहाँ पर। फिर देखिए 2 मिली एम्पियर यानी कि R1 का मान कितना, यानी कि मिली एम्पियर यानी कि I का मान कितना दिया है 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है 2 × 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है 60 वोल्ट। और यानी कि B2 का मान दिया यहाँ पर, B2 का मान कितना दिया है 60 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है 3 मिली एम्पियर धारा बहती है, यानी कि किसका I2 का मान दिया है यहाँ पर 3 मिली एम्पियर। इसको मीटर में एम्पियर में 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। धारा बहती चालक में ओमी है या अनोमी है, इसे गणना तो रिस्पेक्ट कीजिए तब, ठीक है अगर R1 R2 का मान बराबर आ जाए तो क्या होगा चालक ओमी होगा, और बराबर नहीं आए तो अनोमी होगा, ठीक है बताया। जो ओम के नियम का पालन करते हैं, इनकी जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 ओम का नियम क्या होता है, R बराबर क्या होता है B/I होता है। तो एक बार B1 लिख दीजिए, एक बार I1 लिख दीजिए। B1 का मान कितना दिया है 50 दिया है, I1 का मान कितना दिया है 2 × 10 की पावर माइनस के 3 दिया है, ठीक है 2 × 10 की पावर माइनस के 3 दिया है यहाँ पर दिया है। देखिए 2 से इसको उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो एक किलो ओम में कितने होते हैं, 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, तो 1 किलो ओम में कितने होते हैं 1000 ओम, तो इसको ले सकते हैं 25 किलो ओम ले सकते हैं 25 किलो ओम, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से R2 का मान निकल लिया, R2 के लिए फार्मूला क्या होता है भाई B1 यहाँ पर क्या हो जाएगा B2/I2 हो जाएगा। B2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, B2 का मान दिया है 60, कितना दिया है 60 दिया है। I1 का मान कितना दिया है, I2 का मान कितना दिया है 3 × 10 की पावर माइनस के 3 × 10 की पावर माइनस के 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है 3 से इसको उड़ा दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा यहाँ पर 20, इसको ऊपर ले जाइए प्लस का हो जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, इसको क्या ले सकते हैं 20 किलो ओम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए R1 का मान R2 का यहाँ पर 25 किलो ओम आया, अब यहाँ पर R2 का मान है 25, क्योंकि दोनों बराबर हैं नहीं, अगर बराबर आ जाते तो क्या होता है हमारे पास ओमी होता है, ठीक है यहाँ पर बराबर नहीं है तो क्या होगा अनोमी होगा। यहाँ पर आया हुआ सवाल है तो लिखिए अतः चूँकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 यानी कि R1 R2 के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः चालक अनोमी है, क्या अतः चालक अनोमी है, अतः चालक अनोमी है, अनओमी है, ठीक है। हो गया कितना सिंपल सवाल। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए इसको देखिए ये 2020 में आया था। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम से 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 3.2 की एक बैटरी किसे लिखते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई का मान कितना दिया है 3.2 वोल्ट। बैटरी 1.5 ओम में 1.5 ओम में यानी कि आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.5 ओम, कितना दिया है 1.5 ओम।
में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी करंट कितना दिया है आई का मान कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, धारा प्रवाहित होती है भेज रही, तो आंतरिक प्रतिरोध याद कीजिए, यानी कि आर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर आर का मान, डायरेक्टली फार्मूला बता रहे हैं, आप निकाल लेना। ठीक है, आई बराबर क्या होता है ई बट्टे कैपिटल आर प्लस के आर। ठीक है, यहाँ से आप आपका आर का मान यहाँ पर देखिए, आई का मान पुट करना, ई का मान पुट करना, ई का मान पुट करना और आर का मान पुट करना, आर का मान निकल आएगा। ठीक है, निकालना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकाल लेना, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो देखिए यहाँ पर एन का मान दिया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन का मान दिया है, इस्तेमाल एन का मान कितना दिया है 2 × 10⁻28 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 2 × 10⁻28। ठीक है, मीटर प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह है कितना है, अपवाह यानी कि बी डी का मान कितना दिया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चूँकि हम मात्रक यहाँ पर क्या लेंगे एम केस में लेंगे, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए जे का मान, जे का फार्मूला क्या होता है NeBD होता है। ठीक है, तो जे बराबर एन का मान कितना दिया है 2 × 10⁻28, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब बी डी का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁻2, कितना दिया है 1 × 10⁻�2। देखिए जे बराबर देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 मतलब कि 3.2। अब देखिए 19 में से 19 और 2 कितना होता है 21 में से 28 कितना बचेगा, 28 में से कितना बचेगा 7 बचेगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, एक तार का प्रतिरोध 2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आने वाला। देखिए एक तार का प्रतिरोध 19 में आया हुआ है, एक तार का प्रतिरोध आर ओम है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई n गुनी कर दें तो तार के नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पर चूँकि हमें दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया, एक तार का प्रतिरोध आर ओम है। ठीक है, यदि इसकी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दें तो माना यहाँ पर लिख लीजिए, माना L1 बराबर क्या मान लिया L। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए, इसकी यदि इस तार को खींच के उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दे, यानी कि इसकी प्रारंभिक लंबाई हमने मान ली L मान ली, इसकी लंबाई क्या कर दी n गुना कर दी, तो L2 कितना हो जाएगा, इसका n गुना कर दिया यहाँ पर। ठीक है, n गुना कर दिया, L हो जाएगा। ठीक है, L हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुना कर दे तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक तार का प्रतिरोध कितना है R ओम है, तो R1 का मान कितना दिया यहाँ पर, R1 का मान कितना दिया R दिया है, तो R2 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, R2 का मान। ठीक है, तो R2 का मान बताइए किस टाइप से ज्ञात करेंगे हम। एक फार्मूला होता है यहाँ पर, क्या होता है देखिए R1 बराबर R बराबर क्या होता है, R1 लिख लीजिए यहाँ पर, R1 वैसे R बराबर क्या होता है अभी बताया था ρL/A होता है। ठीक है, R1 लिखा तो L1 है तो कोस्टेंट होगा, L1 A1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिए। इसी टाइप से R2 निकाल लीजिए, R2 क्या हो जाएगा ρL2/A2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1, क्या समीकरण 2 भाग कर दीजिए समीकरण 1 में, सही। ठीक है, समीकरण 2 ऊपर लिखिए, तो क्या है हमारे पास R2/R1, तो क्या हमारे पास ρL2/A2, R1 का मान कितना है हमारे पास ρL1/A1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ρL2/A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 ऊपर पहुँच जाएगा, ρL1 नीचे आ जाएगा। देखिए रो से रो उड़ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया हमारे पास R2/R1 आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर A1 L2 डिवाइड बाई क्या बचा A2 L1। ठीक है, इतना बचा। इसको ये समीकरण 3। अब देखिए फार्मूला और होता है हमारे पास, यानी कि A1 L1 होता है, क्या होता है A1 L1 बराबर होता है A2 L2 के। ठीक है, हमें निकालना है A1/A2, A1 A2 को इधर ले जाए तो L1 को उधर ले जाइए, L2/L1 हो जाएगा। अब देखिए A1 लिखा हुआ A1/A2 की जगह पर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं L2/L1। ठीक है, R2/R1 इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं L2/L1, लिखते हैं L2/L1, तो L2/L1 लिख दिया यहाँ पर। इसकी जगह पर A1 की जगह पर क्या लिख दिया L2, और A2 की जगह पर क्या लिख दिया A2 की जगह पर क्या लिख दिया L1, और L2 लिखा हुआ L2/L1 लिखा हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा L2² हो जाएगा। ठीक है, L1² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं हम R2/R1,
R2/R1 L2/L1 पूरे पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए L2 का मान कितना दिया है, L2 का मान दिया है n, L1 का मान दिया है L दिया है, पुट कर दीजिए। L2 का मान कितना दिया है n, L दिया है, L1 का मान कितना दिया है L दिया है। इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, L से L उड़ा दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा R2 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा n स्क्वायर, R के मान की उधर मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ n स्क्वायर R1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर R दिया है, R लिख दीजिए यहाँ पर, R लिख दिया यहाँ पर, R क्या लिख दिया R, तो क्या हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था इसको। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2018 में आया था। क्या लिखा हुआ है, 200 वोल्ट बल्ब 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है, इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर, तार के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध इतना है, तार के व्यास की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, देखिए बी बराबर कितना दिया है 200 दिया है, यहाँ पर 200 वोल्ट लिख लिया है यहाँ पर। और इन्होंने क्या दिया है, बल्ब 0.2 एम्पीयर यानी कि धारा का मान दिया है। आई बराबर कितना दिया है 0.2 एम्पीयर दे दिया यहाँ पर, धारा लेता है, इसके तंतु की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है, यानी कि यल का मान कितना दिया है यहाँ पर लिख दें 22 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको एल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कर दीजिए यहाँ पर, या रहने दीजिए यहाँ पर। ओम सेंटीमीटर, देखिए विशेष तो जो सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर मत करिए। ठीक है, फायदा में रहेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मीटर में करना है तो इसको भी करना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर रो का मान कितना दिया है 7 × 10 की पावर कितना दिया है -5 दिया है, ओम सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तार के व्यास की गणना कीजिए। व्यास मतलब कि जैसे लिखते हैं 2r से लिखते हैं, व्यास किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2r का मान निकालना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, क्या होता है, एक R बराबर क्या होता है, ओम का नियम, R बराबर होता है B/I होता है। B का मान कितना दिया है 200 दिया है, I का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.2 दिया है। ठीक है, पॉइंट हटाइए, एक 0 पर बढ़ाइए 2 से इसको उड़ाइए, कितना आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा। अब एक फार्मूला बताया R बराबर क्या होता है, रो यल होता है, अपान क्या होता है A होता है। ये क्या होगा यहाँ पर, बल्ब क्या होता है, वृत्त का आकार समझ लीजिए, क्या होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा πr² होगा कि नहीं होगा, रो यल अपन πr² हो जाएगा। अब R को ऊपर ले आइए, कहाँ ले आइए, R² को ऊपर लाना चाहते हैं, ले आइए R ऊपर, तो रो यल अपन R को नीचे ले आइए, पाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो R² बराबर रो का मान कितना दिया यहाँ पर 7 × 10 की पावर -5, 7 × 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई यल का मान कितना दिया है 22 लिख लिया यहाँ पर, 22 डिवाइड बाई पाई का मान 3.14 मत लिखिए, चूँकि 22 से 22 कट जाएगा, तो 22/7 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई R का मान दिया है कि नहीं, हाँ निकाला है हमने, R का मान 1000 निकाला है, 1000 निकाल लिया। ठीक है, 1000 निकाल लिया। अब देखिए समझिए, अब बताइए क्या करेंगे, देखिए इसको उल्टा कर लीजिए। R² बराबर क्या हो जाएगा 7 × 10 की पावर -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 22 से 22 उड़ा दीजिए। ठीक है, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। R² क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 10 की पावर -5 एजिटी लिखा, इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 7 = 49, अब यही बचा है, कुछ बचा ही नहीं, तो R² बराबर क्या हो जाएगा 49, 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 8। अब देखिए R² बराबर, अगर हम 10 की पावर 8, तो R का मान निकालिए, कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 10 की पावर -8 कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 10 की पावर आधा कर दीजिए उसका, 8 का -4 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमें निकालना यहाँ पर है 2R है, 2R किस टाइप से निकालेंगे बताइए, यहाँ पर 2R बना लेंगे हम, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए 2 से इसमें मल्टी इधर करिए, 2 से, और 2 से उधर ही कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 7 × 10 की पावर -4। ठीक है, देखिए 2R बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो व्यास होता है, क्या हुआ आता है व्यास, क्या हुआ हमारे पास 14 × 10 की पावर क्या सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में 19 में आया था। 1 मीटर व्यास के चांदी के एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 × 10 की पावर 22 हो तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग। ठीक है, 5 नंबर का था, 3 नंबर का आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर व्यास दे दिया, यहाँ पर व्यास कितना दिया 2R दे दिया, यहाँ पर 2R का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 मिलीमीटर। ठीक है, 2R का मान कितना दिया है 1 मिलीमीटर दे दिया है यहाँ पर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, व्यास दिया, या मत करिए, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, 2R कितने एक तार को 75 मिनट में 90 कूलम आवेश रखता है,
तो यहाँ पर 75 मिनट में, तो यहाँ पर किसका मान दिया है, टी का मान दिया है यहाँ पर, इसमें थोड़ी जगह छुट्टी रहनी चाहिए। टी बराबर कितना दिया है, 75 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या इसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कूलाम आवेश यानी क्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 90 कूलाम। ठीक है, आवेश प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर की आयतन में। बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन का मान कितना है, एन का मान कितना है यहाँ पर 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻22 है यहाँ पर, क्या प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। और क्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 90 दिया है, 90 डिवाइड बाई टी का मान कितना दिया यहाँ पर 75 गुणे कितना दिया है 60 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 15 चौको 60, 15 कम 15, 15 30, 15 3 45, 15 64, 15 अपना 75। देखिए 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 15 अपना 75, 15 छक्का 90। ठीक है, 6 कितना हो जाएगा 6.60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/50। 1/50 का मतलब क्या होता है 0.002 होता है। ठीक है, भाग कर लेना, अब इतना ही आएगा, एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग बताइए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, अनुगमन वेग किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, हमें व्यास दिया, इसको हम 2r का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, r का मान निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको मिलीमीटर हटाइए तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मिलीमीटर को हटाकर मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में, इसीलिए जगह छोड़ी थी हमने। ठीक है, अब देखिए एम्पियर में यहाँ पे अनुगमन वेग ज्ञात करना, सेकंड पार्ट देखिए। अब देखिए सेकंड पार्ट, एन का मान इतना दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूँकि यहाँ पर मीटर बनाया, यहाँ पर सेंटीमीटर किए हुए, तो यहाँ पर देखिए एन का मान यहाँ पर हम मॉडिफाई करते हैं, इसको 5.8 मल्टीप्लाई कितना दिया है 10⁻22 दिया है। ठीक है, समझना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रति यानी कि बटे सेंटी, प्रति का मतलब क्या होता है बटे सेंटीमीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है। अब इसको हमें बनाना है किसमें, मीटर क्यूब में, तो किस टाइप से बनाएंगे देखिए, इसको आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻22। ठीक है, अब बट्टे इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम करेंगे मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में बताइए किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हम किसकी मल्टीप्लाई 10⁻⁻² की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यहाँ पर देखिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की बटे लिखा हुआ है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्यू लगा हुआ है, क्यू ही लगा देंगे। ठीक है, यही समझने की बात थी यहाँ पर। 5.8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 अपान कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, यही इस क्वेश्चन में खासियत थी। 5.8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 10⁻6 हो जाएगा। अब 5.8 6 लिखा हुआ है, 5.8 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 22 और 6 28, किस में आ जाएगा ये 28 प्रति मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए यहाँ पर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर लगा दीजिए प्रति मीटर, या लिख लीजिए यहाँ पर मीटर क्यूब, वहाँ पर मत लगाइए। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या है मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए हमें अनुगमन वेग निकालना है, तो ए क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ए बराबर चूँकि क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, क्या होता है πr² होता है। पाई का मान कितना पुट कर देंगे 3.14 पुट कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आर का मान कितना हमारे पास 1/2 गुणे 10⁻⁻3, 1/2 गुणे 10⁻⁻3 कैलकुलेशन आपको करनी, इसीलिए हम लिख देंगे 1/2 गुणे 10⁻⁻3। इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा दिया। हमें अनुगमन वेग निकालना है, तो अनुगमन वेग किस टाइप से निकालेंगे, एक फार्मूला हमारे पास होता है अनुगमन वेग, यानी कि बी डी बराबर क्या होता है ये फार्मूला ये लिखिए इसको, यानी कि आई बराबर होता है ANEBD। क्या होता है आई बराबर होता है फार्मूला, इसको याद करिए, आई बराबर होता है ANEBD। हमें BD का मान निकालना है, तो BD का मान क्या हो जाएगा आई अपन क्या हो जाएगा ANE हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए BD का मान आई का मान कितना दिया है, ऊपर दिया है आई का मान हाँ दिया था 0 निकाला था 0.02, लिख दीजिए 0.02 लिख दिया, 0.02 डिवाइडेड बाई ए का मान कितना है ए है यहाँ पर 3.14, इसका मान यहाँ पर ए का मान पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, एन का मान दिया है, एन का मान कितना निकाला हमने, एन का मान ये निकाला 5.8 गुणे 10⁻28, एन का मान यहाँ पर पुट करना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है मालूम है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, या आवेश दिया है यहाँ पर कुछ, चूँकि आवेश कहीं दिया हुआ है, देखिए दिया था यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, आवेश दिया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 है। ठीक है, ए का मान बाद में पुट कर लेना आप निकाल कर, तो मल्टीप्लाई एन का मान कितना दिया है 5.8 गुणे 10⁻28 दिया है, 10⁻28 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19,
क्या होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना, एक का मान यहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पुट करना, सिंप्लीफाई करना, अनुवन वेग आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अनुवन में आप निकाल लेना कैलकुलेशन करके। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास 10 न्यूमेरिकल हो गए यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अनसॉल्व पेपर कहते हैं, इसी में से आएंगे जरूर पेपर में, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपको